इस पर खुशी जाहिर की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर अपना फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित भी करेगा। यह खुशी कितने दिन टिक पाएगी? याद करें, चुनाव आयुक्त चुनने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था और सरकार ने उस फैसले का क्या किया था। मार्च 2023 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और सीजेआई का पैनल सीईसी और ईसी का चुनाव करेंगे। केंद्र सरकार ने संसद में एक बिल लाकर इस कानून में संशोधन कर दिया, जिसमें सीजीआई को पैनल से बाहर कर दिया गया। 13 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के चुनाव आयोग संबंधी कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी अब सरकार जिसे चाहे चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकती है। क्या अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड वाले फैसले को संसद का विशेष सत्र बुलाकर नहीं पलट सकती? सरकार कुछ भी कर सकती है। वे कभी नहीं चाहेगी कि जो पर्दा चुनावी चंदे पर पड़ा हुआ है वह हट जाए और दुनिया को पता चल जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा किससे मिलता है और किससे मिलता है। चुनाव में खर्चों और पारदर्शिता पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में कारपोरेट चंदे का 90% बीजेपी को मिला। 2022-23 में राष्ट्रीय पार्टियों ने 850.438 करोड़ रुपए चंदे में मिलने की घोषणा की थी। इसमें बीजेपी को 719.85 करोड़ रुपए मिले थे और कांग्रेस को महज 79.92 करोड़ रुपए। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का ऐसा वित्तीय जरिया है। ये एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। क्या यह एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं लगता? अगर कोई नागरिक किसी से गुमनाम चंदा ले ले तो क्या उस पर ईडी नहीं टूट पड़ेगी? क्या उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप नहीं लगेगा? भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। भारतीय आम नागरिकों और कंपनियों को ये इजाजत है कि वो ये बॉन्ड खरीदकर किसी सियासी पार्टियों को चंदे के रूप में दे सकते हैं। चंदा मिलने के 15 दिन के अंदर राजनीतिक दलों को इन्हें भुनाना होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए केवल वही सियासी चंदा लेने के हकदार होते हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने पिछले संसदीय या विधानसभाओं के चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए हों। सरकार के मुताबिक जारी होने के बाद से अब तक 19 किस्तों में 1.15 अरब डॉलर कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे जा चुके हैं। 2019 से 2021 के दौरान बीजेपी को कुल जारी हुए बॉन्ड के 2/3 हिस्से दान में मिले। कांग्रेस को महज 9% बॉन्ड ही मिले। भारत में चुनावों और सियासी दलों पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक 2019 से 2021 के दौरान 7 राष्ट्रीय पार्टियों की 62% से ज्यादा आमदनी इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे से हुई थी। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाए गए थे ताकि सियासी चंदे में काले धन के लेन देन का खात्मा करके राजनीतिक दलों के रकम जुटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का असर इसके उलट हुआ है। बॉन्ड के जरिए चंदे पर रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या अब बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे पर से पर्दा हट जाएगा? चुनावी बॉन्ड आने से पहले चुनाव नियमों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति या संस्था 2000 रुपए या इससे अधिक का चंदा किसी पार्टी को देता था तो राजनीतिक दल को दानकर्ता के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ती थी। चुनावी बॉन्ड ने इस बाधा को समाप्त कर दिया था। कोई भी 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के चुनावी बॉन्ड के जरिए पार्टी को चंदा दे सकता था और उसकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रखने का प्रावधान था। इस माध्यम से चंदा लेने पर राजनीतिक दलों को सिर्फ ये बताना होता था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए उन्हें कितना चंदा प्राप्त हुआ।
इसीलिए चुनावी बॉन्ड को पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कुछ हद तक इस खतरे को कम जरूर किया है, लेकिन क्या खतरा हमेशा के लिए हट गया है या हट जाएगा? मौजूदा केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें देखते हुए इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाल लेगी। संभव है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के माध्यम से पलट दिया जाए, जैसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के दखल को खत्म कर दिया गया। जब 2017 में मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को लागू करने के लिए विभिन्न कानूनों में संशोधन किया था, तभी सवाल उठाए गए थे कि इन संशोधनों की वजह से विदेशी कंपनियों से असीमित राजनीतिक चंदे के दरवाजे खुल जाएंगे और बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैधता प्राप्त हो जाएगी और काले धन और भ्रष्टाचार में भी भारी वृद्धि होगी। इससे शेल कंपनियां बनाई जाएंगी और भारत में राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया में बेनामी धन का लेन देन भी बढ़ेगा। क्या ऐसा नहीं हुआ होगा? क्या ऐसा नहीं हो रहा है? जिस तरह से मोदी सरकार अपने चुनाव प्रचार में बेतहाशा पैसा खर्च करती है, वह कहां से आया होगा? क्या वह काला धन नहीं हो सकता? क्या वह शेल कंपनियों के माध्यम से नहीं आया होगा? जिन कंपनियों ने भाजपा को बेहिसाब चंदा दिया है, क्या उन्होंने अपने हित नहीं साधे होंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार एसबीआई चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देता है और चुनाव आयोग उसे अपनी वेबसाइट पर डालता है, तो पता चल जाएगा कि किसने कितना चंदा किन राजनीतिक दलों को दिया और क्या राजनीतिक दल यह बताने में समर्थ होंगे कि जो चंदा उन्हें मिला है उसे उन्होंने कहा और किस तरह खर्च किया है। कई गैर सरकारी संगठनों और राजनीतिक दलों ने दानदाताओं की पहचान गुप्त रखने को लेकर चिंता व्यक्त की थी। इसमें राहुल गांधी भी शामिल थे। स्वयं चुनाव आयोग ने 2017 में योजना को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। 2018 से इनकी वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। 2019 में चुनावी बॉन्ड के संबंध में कई सारे खुलासे हुए थे, जिसमें यह पता चला था कि आरबीआई, चुनाव आयोग, कानून मंत्रालय, आरबीआई गवर्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त और कई राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस योजना पर आपत्ति जताई थी। वित्त मंत्रालय ने इन सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को पारित किया था। आरबीआई ने कहा था कि चुनावी बॉन्ड और आरबीआई अधिनियम में संशोधन करने से एक गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। इससे मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोत्साहन मिलेगा और केंद्रीय बैंकिंग कानून के मूलभूत सिद्धांतों पर ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि चुनावी बॉन्ड से पार्टियों को मिलने वाला चंदा पारदर्शिता के लिए खतरनाक है। मोदी सरकार के लिए किसी भी और कोई आपत्ति मायने नहीं रखती, उसे जो करना होता है कर लेती है। अब देखिए कैसे मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड पर लगी रोक को अपने पक्ष में भुनाती है और इसे भोतरा करने का काम करती है। आप देख रहे होंगे कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, गोदी मीडिया में सन्नाटा है। उन्होंने इस खबर पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। अचानक किसान आंदोलन उनकी पहली खबर बन गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई बहस, कोई डिबेट इस सब देखने को नहीं मिल रही होगी। आप देखिए कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पर गोदी मीडिया कोई बहस, कोई डिबेट करा रहा है? क्या वो लोगों से उसके बारे में राय ले रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गोदी मीडिया को पता है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर पाबंदी लगी और वाकई इसका खुलासा हो गया तो उसको भी बहुत कुछ मिलना बंद हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।